इसमें से मतलब बाहर की ओर जा रहा है 30 एम्पियर 10 एम्पियर, तो इधर पे कितना बच जाएगा, ये 20 हो गया, ये 10 इधर चला गया तो बचा 10 एम्पियर। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल लगाना बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपल अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या देखते हैं हम लोग कि टोटल करंट किसी भी जंक्शन पे अगर निकालता हूं मैं तो कितना निकलेगा, इक्वल्स टू 0। ये किसी भी जंक्शन की बात कर रहा हूं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट रूल कहते हैं। तो फर्स्ट रूल देखते हैं क्या बोलता है कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग इन जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, मतलब जितना आ रहा है उतना ही वापस आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और इसको ऐसे वी कंसिडर दिस अप्लाइज इक्वली वेल इफ वी इंस्टेड ऑफ जंक्शन ऑफ सेवरल लाइन्स, बहुत सारे जंक्शन हो तब इक्वली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि नेक्स्ट रूल जो होता है रूल ऑफ लूप, रूल नंबर 2, रूल ऑफ लूप या रूल ऑफ वोल्टेज। और ये जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये रूल क्या बोलता है कि पहला जो रूल होगा वो किसी जंक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी लूप पे, किसी क्लोज लूप पे बेस्ड होगा हमेशा। तो अगर मान लो मैं कि ये कोई क्लोज लूप हो गया, इस क्लोज लूप पे जो टोटल वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रूल ऑफ लूप। The algebraic sum of change in potential across the closed loop involving resistor and cell in the loop is 0। तो फिर कितना निकलता है, हमेशा 0 निकलता है। इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं हम लोग। इससे भी कुछ साइन कन्वेंशन लेंगे। कभी भी ये जो कॉमन सेंस से बना सकते हैं कि मान लो कि करंट हम लोग का इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर है वोल्टेज VA और यहाँ पर है वोल्टेज VB, और मैं पूछा कि VA माइनस VB जो होगा नेट वोल्टेज V है, तो उसका साइन क्या है। ठीक है, VA माइनस VB का साइन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो VA क्योंकि करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट हमेशा हाई से लो की ओर जाता है, तो ये वाली वैल्यू हाई है और ये वाली लो है, तो हम लोग के पास क्या निकल जाएगा, हाई माइनस लो कर, इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो इसमें साइन कन्वेंशन जो है सिंपल साइन कन्वेंशन है कि अगर कभी भी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव कब लेते हैं, जब हाई से लो जाते हैं। इसी का उल्टा अगर VB माइनस VA निकालना हो तो हम लोग क्या हो रहा है, VB लो है VA हाई है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सेल में अगर हम लोग देखें, सेल का पॉजिटिव पोटेंशियल वाला भाग हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल वाला भाग हो गया। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो तो हम लोग के पास जो EMF की वैल्यू होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे जा रहे हैं तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव करेंगे तो EMF की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे होंगे तो EMF की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये साइन कन्वेंशन यूज होता है। साइन कन्वेंशन सिंपल है कि अगर कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। सिंपल रूल नहीं है। ठीक है, इसको लगाने का एक और तरीका होता है, सिंपल तरीका याद कर लेते हैं। अगर लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन का सेम हो, ठीक है, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगा उस जगह पे किसी भी रेजिस्टेंस में, ये किसी का रेजिस्टेंस होगा, किसी भी रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा उसको नेगेटिव लेंगे अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज पॉजिटिव ले लेंगे। इसको याद रखना, हाई पोटेंशियल और पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर सेल की बात करें, सेल का EMF अगर लेना है तो जिस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, मतलब बाहर निकलने वाला, बाहर जिस टर्मिनल से निकल रहे होगे वो वाला साइन ले लेना। जैसे मान लो कि हम लोग जा रहे हैं A से B, तो नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या ले लेंगे, इसका EMF को नेगेटिव ले लेंगे। अभी क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाए क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में देखिए पता चल रहा है कि हम लोग के पास क्या क्या कंडीशन दी हुई है। तो पहला दिया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि एक ये रेजिस्टेंस हो गया
R1 एक सेल से कनेक्टेड है, इसका EMF जो है वो E1 है। एक और रेजिस्टेंस हो गया R2, एक और सेल ले लेते हैं ऐसा, ये E2 हो गया, और ये दोनों जो हैं वो कनेक्टेड है किसी एक और रेजिस्टेंस R3 से। तो क्वेश्चन है कि तीनों आर्म पे करंट की वैल्यू क्या होगी, तीनों पे EMF कितना होगा, तीनों का वोल्टेज कितना होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन मान लो दिए हुए हैं, जैसे ही क्वेश्चन दिए हुए रैंडम। तो इससे हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो पहले तो फर्स्ट रूल लगाना पड़ता है। पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट रूल को लगा लेंगे। फर्स्ट रूल को लगाते समय क्या ध्यान देना होता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। करंट कहां से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। सेकेंड, जितने से स्टार्ट किए थे, ठीक है, जितना से स्टार्ट किए थे एंड में भी उतना ही आना चाहिए। अगर आया है मतलब क्या हुआ है, सही डिस्ट्रीब्यूशन किए करंट का। जब पहला रूल लग जाए तो सेकेंड रूल लगाते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि जो वोल्टेज होगा उसकी जो टोटल वैल्यू होनी चाहिए कितनी आनी चाहिए, 0। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव ले लेंगे, और करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव ले लेंगे। अगर लूप में नेगेटिव से बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव लेंगे EMF को, और अगर पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो उसको पॉजिटिव। इतना ही कोई कन्वेंशन को यूज करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग के पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल पे हम लोग लगा के देखते हैं कैसे इस रूल को लगा करके कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं पहला क्या हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि करंट का रूल लगाना है। पहले नाम रख लेते हैं हर पॉइंट का, A B C D E F, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे थे सभी पॉइंट का नाम रख दिया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट रूल को लगाता हूँ। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालेंगे तो यहाँ पर करंट निकलेगा I1, यहाँ पहुँचेगा I1, यहाँ पहुँचेगा I1। अब जैसे जंक्शन पे आएंगे तो थोड़ा देर रुक जाएंगे, कहीं और सेल तो नहीं है, यहाँ पे एक और सेल है, यहाँ से करंट आ रही है I2, यहाँ से आएगी I2, और ये I2 और I2 मिलकर के यहाँ निकल जाएंगे, और यहाँ पर बन जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पहुँच जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पर पहुँचेगा I1 प्लस I2। अब जितना से स्टार्ट किए थे उतने पे ही एंड होना चाहिए। तो अगर ये I2 से स्टार्ट किया था तो I2 पे चला जाएगा, I1 प्लस I2 में से I2 इधर चला गया, क्या बच गया I1, यहाँ क्या पहुँचेगा I1। I1 से स्टार्ट किए थे, I1 पे एंड किया, I1 से स्टार्ट किए, I2 से स्टार्ट किए थे, I2 पे एंड किया। ठीक है, अब इस हिसाब से मेरे को सिर्फ लूप सेलेक्ट करना है। तो पहला लेट करता हूँ, लेट, अब सेकंड रूल लगाते हैं ना, लेट लूप, लूप का नाम कुछ भी ले लेते हैं, A B E F A। तो पहले कहाँ से गए, पहले गए A से B जाएंगे, B से फिर E जाएंगे, E से F जाएंगे, F से A वापस आएंगे, लूप क्लोज हो गया। देखिए लूप क्लोज हो गया था। ठीक है, इसी लूप में किरचॉफ लगाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड रूल लगाते समय सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप होगा, और सेल कहाँ है, सिर्फ दोनों पे ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, पहला सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया। तो किरचॉफ रूल इन चार सेल्स पे लगेगा। तो पहले देख लेते हैं क्या होगा। तो A से B गए, A से B में कोई रेजिस्टेंस या कोई सेल नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जब B से E जाता हूँ, B से जब E जा रहे हैं यहाँ पर, तो जब B से E जा रहे हैं हम लोग तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट आ रहा है। तो अगर करंट का डायरेक्शन लूप के अपोजिट हो तो उसको पॉजिटिव लेना पड़ता है। तो हम लोग के पास वोल्टेज निकलेगा I2 R2, और कैसा होगा वो पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग जा रहे इधर, वो आ रहे इधर। अब जब B से E जा रहे हैं, रास्ते में एक सेल पड़ रहा है और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो जो EMF होगा उसको ले लेता हूँ माइनस में E2। क्रॉस करके चले गए E से F, E से F में कुछ नहीं है, फिर पहुंचे F से A, F से A में देखते हैं एक सेल पड़ रहा है,
इस सेल के कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो तो प्लस E1, और करंट का डायरेक्शन है E से F से A की ओर, और हम लोग का डायरेक्शन भी F से A की ओर, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका क्या मतलब निकलता है कि दोनों की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो माइनस में I1 R1 इक्वल्स 0। तो हम लोग किस लूप में लगा दिए? ए बी ई एफ ए में किरचॉफ रूल लगा दिए। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग किसी भी लूप में किरचॉफ रूल को लगा सकते हैं। जैसे एक लूप में लगाया, एक बार ट्राई करते हैं। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग? इस बार लगा के देखते हैं। इन लूप बी सी डी ई बी, मतलब लूप कौन सा सेलेक्ट करना है इस बार? बी सी डी ई बी, इस लूप को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो बी से सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, छोड़ दिया उसको। जब सी से डी जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो करंट की वैल्यू, जो वोल्टेज की वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस में से, जब दोनों डायरेक्शन सेम होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो निकलेगा वोल्टेज I1 प्लस I2 इंटू R3, और साइन लगेगा प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। आगे देखते हैं। सी से डी हो गया। अब डी से ई में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है, और जैसे हम लोग ई से बी की ओर जाते हैं, ई से बी की ओर जाते हैं, तो रास्ते में एक सेल पड़ता है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा प्लस में E2। क्रॉस करके हम लोग रेजिस्टेंस को पार किया। अब करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या निकल जाएगा? माइनस में I2 R2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये I1 R3 ये भी नेगेटिव होगा, और I2 R3 ये भी नेगेटिव होगा, और E2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एक बार लास्ट लूप एक और ट्राई कर लेते हैं। लास्ट लूप कौन सा बच गया? लूप बच गया ए, लूप चेक कर लेते हैं, ए सी डी एफ ए में। तो ए से सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। बी से सी से जब डी आएंगे, सी से जब डी जाएंगे, तो सी से डी जा रहे हैं ऐसा, हम लोग जा रहे हैं सी से डी, करंट भी जा रहा है सी से डी, मतलब लूप का डायरेक्शन भी है सी से डी और करंट का डायरेक्शन भी है सी से डी। इसका मतलब सेम डायरेक्शन हो गया। जब सेम डायरेक्शन होगा तो क्या करते हैं? साइन को उल्टा लेते हैं, तो होगा माइनस में R3 इंटू I1 प्लस I2। फिर हम लोग गए कहाँ? D से F। D से F में कोई सेल नहीं है। जब D से F में कोई सेल नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब F से A जब आ रहे हैं, F से A जब आते हैं हम लोग, तो F से A आते समय क्या देखते हैं कि रास्ते में एक सेल पड़ रहा है, और इस सेल के पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, इसलिए प्लस E1। अब इस वाले भाग में करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो माइनस I1 R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। इस हिसाब से किरचॉफ रूल लगा दिया हमने दोनों जगह। तो बेसिक ऑफ किरचॉफ रूल शायद समझ में आ गया हो। क्या कंडीशन होता है बस इसको याद करना है। तो पहला होता है करंट का रूल, मतलब सिग्मा I इक्वल्स टू 0। इसको क्या ध्यान देते हैं कि सेल के पॉजिटिव से करंट को निकालना है, और जितना करंट I1 बाहर निकला था उतना ही करंट I1 अंदर जाना चाहिए। अगर सर्किट क्लोज है और सही सही किए है तो हमेशा सही आएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है अपने पास? दूसरा कंडीशन होता है वोल्टेज वाला रूल। वोल्टेज वाला क्या बोलता है कि सिग्मा V इक्वल्स टू 0 होता है। अब करंट वाले रूल को लगाते समय क्या देखते हैं कि जंक्शन के जो टूवर्ड्स आता है उसको पॉजिटिव, और जंक्शन से जो अवे जाता है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। वोल्टेज की अगर बात करें, वोल्टेज वाले रूल की अगर बात करते हैं, तो वोल्टेज वाले रूल में वोल्टेज दो टाइप से यूज होता है। एक होता है रेजिस्टेंस में वोल्टेज, और एक होता है सेल का वोल्टेज। रेजिस्टेंस के वोल्टेज को लिखेंगे I इंटू आर। कभी भी I सिंगल नहीं होगा, कभी भी R सिंगल नहीं होगा, IR हमेशा साथ में आएगा। और सेल का वोल्टेज E से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमेशा सिंगल है। तो इस हिसाब से हम लोग के पास क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम हो, सेम में नेगेटिव लेते हैं वोल्टेज को, और अगर अपोजिट हो
तो पॉजिटिव ले लेते हैं उस वोल्टेज को, आई आर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लेते थे। इसमें किस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, अगर मान लो पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है लूप, जाते समय पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो ई की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं तो ई की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं। बाकी इसको लॉजिकली भी समझा जा सकता है, उतना कठिन नहीं है, फिर भी याद करते समय बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3.5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.5 में क्या बोला है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस का मैस है और इस रेजिस्टेंस की जो जाल बनी हुई है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा जब 10 वोल्ट सप्लाई जोड़े हैं और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 1 ओम है। टोटल 12 रेजिस्टेंस जोड़े हर एक फेज में। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि इस सेल के पॉजिटिव से कितना करंट निकला 3i। अगर ये करंट 3i निकला है तो ये करंट 3i जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो 3 सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तो ये करंट 3 बराबर भाग में बट जाएगा। ठीक है, 3 बराबर भाग में बटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर भाग में बट जाएगा। तो अगर ये 3i है तो इस जगह पे कितना जाएगा i, इस जगह पे कितना जाएगा i, इस जगह पे कितना जाएगा i। देखिए एक i हो गया, i हो गया और i हो गया। अब किसी भी एक पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये आगे बढ़ रहा था i, यहाँ पहुंचा i, जब i यहाँ पहुंचा तो इसके पास 2 रास्ते मिले। अब दोनों में बराबर बराबर रेजिस्टेंस है क्योंकि सब में 1-1 ओम है, तो ये i फिर 2 भाग में बढ़ जाएगा। i का आधा मतलब i/2, i का आधा मतलब i/2। तो हम लोग इसको यहाँ से लेकर के गए यहाँ तक i/2 और यहाँ से यहाँ तक लेकर गए i/2। जहाँ पर भी जंक्शन आता है वहाँ पर हम लोग को रुक जाना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा था, i जा रहा था, ये i भी 2 भाग में बढ़ जाएगा i/2 और एक भाग हो जाएगा i/2। सिमिलरली ये i जाएगा ऐसा, जंक्शन पहुंचेगा, जंक्शन जाकर 2 भाग में बढ़ जाएगा, इधर पे भी i/2 और इधर पे भी i/2। अब ये i/2 आपस में इस जगह पे मिलेंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वापस इस जगह पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, वापस i मिल जाएगा। i/2 प्लस i/2, ये i/2 ऐड हुआ इस i/2 के साथ। सिमिलरली ये i/2 जो था इस i/2 से ऐड होगा और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इस लाइन पे कितना मिल जाएगा हम लोग को, वापस i मिल जाएगा। ये i/2 और ये i/2 भी ऐड होंगे तो इस जगह पे क्या मिल जाएगा, फिर से हम लोग को एक और i मिल जाएगा। 1i, 2i, 3i, तो इस जगह पे वापस 3i आ गया। अगर जितना से स्टार्ट किए थे अगर उतने पे ही एंड हो जाए, इसका क्या मतलब होता है, ये सर्किट डायग्राम है वो सही बना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि करंट कितना हो गया, 3 बराबर भाग में बांट दिए हम लोग, तो टोटल करंट की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे हम लोग, किसी भी पॉइंट का कोई भी पॉइंट का नाम दे देंगे, लूप सेलेक्ट कर लेंगे और लूप सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें कि लूप सेलेक्ट करने के बाद उसमें किरचॉफ्स का रूल लगा देंगे। ठीक है, इसमें वही किया। तो कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये लूप सेलेक्ट किया है ए बी, लूप क्या सेलेक्ट किए हैं, ए बी सी सी डैश ई ए। तो ए से बी, बी से सी, सी से सी डैश, सी डैश से सी डैश के बाद ई, ये सेल में आ गए ई में और वापस फिर वापस आकर ए में क्लोज कर दिया। सर्किट अगर क्लोज्ड है तो किरचॉफ रूल लगाया जा सकता है। किरचॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर करंट के डायरेक्शन सेम में जाओगे तो वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी, अपोजिट अगर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ लगा के देखते हैं। तो पहले कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पहले हम लोग जा रहे हैं ए से बी, हम लोग जा रहे हैं ए से बी, करंट भी है ए से बी की ओर, तो हम लोग के पास निकलेगा माइनस में आई आर। फिर हम लोग जाते हैं बी से सी, तो बी से सी में हम लोग जा रहे हैं और करंट भी जा रहा है बी से सी की ओर ही, मतलब ये हो जाएगा माइनस में I/2 इंटू आर। हम लोग जा रहे हैं सी से सी डैश, हम लोग लूप सेलेक्ट किए और करंट भी जा रहा है सी से सी डैश, इसका क्या मतलब होता है कि माइनस में आई आर। अब ये यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक में कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी सेल नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और जैसे इस जगह पे पहुँचते हैं तो एक सेल पड़ जाता है, सेल को पार करते समय सेल के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए प्लस में ई,
ठीक है। और इधर पे भी कोई रेजिस्टेंस या कोई सेल नहीं है, लास्ट में आकर तो जीरो हो गया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। सेम एक्सप्रेशन लगाएगा यहाँ पर भी, सेम एक्सप्रेशन लगाया। तो कितना हो जा रहा है ये हो जा रहा है -2IR माइनस I/2R प्लस E इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर में कितना है, इसके डिनोमिनेटर में 2 हो गया, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5/2IR प्लस E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो निकल जाएगा E इज इक्वल्स टू 5/2IR, ये E की वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा। तो EMF कितने भाग में, टोटल करंट कितना था, 3I करेंगे इसकी वैल्यू, तो निकल जाएगा 5/6R। अब R की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 1 ओम, तो R की वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओम, तो क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू बच जाएगा 5/6 × 1। ठीक है। अब पूछा कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो निकाल के बताइए। तो EMF कितना है, 10 है, 3I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3I इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज, तो 3I इक्वल्स टू हो जाएगा 10/5/6, ये कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, 2, मतलब 12 एम्पियर। तो एक में कितना करंट जा रहा था, I जा रहा था, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/3, कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा 4 एम्पियर, ऐसा आंसर आ जाएगा। और इसी के हिसाब से हम लोग कहें जहाँ पर I निकालना होगा वहाँ I, जहाँ पर 3I निकालना होगा वहाँ 3I, और जहाँ पर I/2 निकालना हो उस हिसाब से I/2 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस किरचॉफ रूल लगाते समय क्या ध्यान देंगे हम लोग, जब किसी सेल में से जाएंगे तो करंट की वैल्यू कैसे लेनी है और वोल्टेज की वैल्यू कैसे लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच पे करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये करीब करीब किरचॉफ रूल लगाना है, इसमें डायग्राम पहले से दिया हुआ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बनानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लूप में किरचॉफ रूल लगा के देखेंगे कितना आएगा। जैसे ADCA में पहले लगा के देख रहा है, तो ADCA निकाल देते हैं, तो ADCA ये लूप हो गया। तो किसी अगर लूप ADCA में ध्यान दें हम लोग, तो पहले A से D जा रहा है इन लूप A, क्वेश्चन नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 3.6 में ADCA लूप लेना है। तो A से D जाते समय हम लोग का डायरेक्शन है A से D की, और करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन भी सेम है। अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव ले लेंगे, तो 4 × I1 - I2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे थे। फिर D से C जाते समय करंट नीचे की ओर आ रहा है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, करंट की वैल्यू तो कैसे, वोल्टेज कितना हो जाएगा, प्लस में लेंगे, प्लस I2 + I3 - I2 × 2,
अब जब हम लोग सी से ए जा रहे हैं तो करंट भी सी से ए जा रहा है, तो हो जाएगा माइनस में I1 इंटू 1, और सेल के कौन से टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव वाले से बाहर निकलेंगे, इसीलिए +10 इज इक्वल टू 0। एक किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगा दिए लूप नंबर ADCA में, ये लगा दिया ऐसा। तो ये +10 आया है, देखिए ये +10 है, ये +10 है, ये माइनस में 4 वाला है, ये माइनस में 4 है, ये प्लस में 2 है, ये प्लस में 2 है, और ये माइनस में 1 है, तो ये माइनस में 1 है। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करने पे ऐसा मिला। अब कौन सा लूप ले लेते हैं हम लोग, अब लूप बोल रहे हैं कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन बुक से मिला है तो ABCA लूप में चेक करते हैं। तो ABCA लूप को चेक करते हैं, तो A से B जाना है पहले, A से B जाना है पहले, तो A से B में क्या देखते हैं हम लोग कि A से B जाते समय करंट का डायरेक्शन और हम लोग का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो माइनस में I2 इंटू 4। फिर जाएंगे हम लोग B से C की ओर, तो B से C में करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस में 2 इंटू I2 प्लस I3। फिर C से A जाते समय करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो फिर से हो जाएगा माइनस में I1, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, इसलिए प्लस में E इज इक्वल्स टू, या प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैच कर सकते हैं इसको इसमें से भी, तो ये होगा 10 प्लस में 4I2 माइनस में 4I2 माइनस में 2I3 माइनस में और I1 भी माइनस में। जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल रहा है हम लोग को, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर वेरिएबल्स काउंट करते हैं तो 1, 2 और 3 वेरिएबल है, तो कम से कम 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो सिमिलरली एक लूप और ले लिया है BCDEB, और उसमें किरचॉफ को लगाने पे थर्ड इक्वेशन बन गया। थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मैट्रिक्स यानी कि मैथ्स जब पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स में एक मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड, उस मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उससे I1, I2 और I3 की वैल्यू निकल जाएगी। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो 4 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे 4 रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, और इन 4 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये उसका डायग्राम बना दो। अब इसमें क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, और जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो उस समय गैल्वेनोमीटर करंट कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो एक वर्ड यूज कर रहे हैं इसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बताओ। पहला तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंस होंगे और एक गैल्वेनोमीटर होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है। करंट कितना है उससे इसको मतलब नहीं है, करंट है या नहीं सिर्फ उससे उसको मतलब होता है। तो इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट है या नहीं किस जगह पे, इसको चेक करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। सिंबल क्या होगा, गैल्वेनोमीटर को G से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसा ये सिंबल हो गया, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर बनाया हुआ। ठीक है, अब ये 4 रेजिस्टेंस मान लो है, जैसा अरेंजमेंट दिया हुआ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4 है, मान लीजिए ऐसा। तब R1 बाई R2 अगर इक्वल हो R3 बाई R4 के, तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रिज जो है बैलेंस्ड है। और जब भी कोई ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब गैल्वेनोमीटर का करंट यानी कि IG जो होता है वो 0 हो जाता है। इस केस को कहते हैं बैलेंस्ड पॉइंट या नल पॉइंट। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं। ये क्या बोलता है कि अगर इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ बराबर है तो बीच में जो करंट होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसी को निकाल के देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आती है, तो उस कंडीशन में P/Q R/S के बराबर होगा तो नहीं, चेक करना है हम लोग को। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट था, करंट निकला I,
यहाँ पर पहुंचा करंट I। अब इसके पास दो रास्ते हो गए, इस जगह पर करंट हो गया I1 और इस जगह पर करंट हो गया I2। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो यहाँ पर करंट कितना होगा, इस वाले में करंट कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अब अगर यहाँ से निकला है I2 और यहाँ निकला है I4 और ये है 0, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि I2 जो है वो इक्वल है I4 के। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से निकला है I3 और यहाँ से आ रहा था 0, तो ये और इधर से भी आ रहा था I1, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि I1 जो है वो I3 के बराबर है। ये दो कहानी मिली हुई अपने पास। ठीक है। इससे ऐसा भी निकाल सकते हैं कि I1/I2 जो होगा वो I3/I4 के बराबर होगा। एक कहानी ये भी निकल सकती है। इस कहानी को लेकर के पता चला किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल लगाने से इतना निकल गया। अब सेकंड रूल लगाते हैं। सेकंड रूल लगाने के लिए मेरे को लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं पहला लूप सेलेक्ट करता हूँ A B D A। तो पहले A से B जाएंगे, B से D आएंगे और D से वापस A आ जाएंगे। ये फर्स्ट लूप हो जाएगा। तो फर्स्ट लूप अगर A से B जाता हूँ तो हम लोग जा रहे हैं A से B और करंट भी जा रहा है A से B, मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस में I2 R2। ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, इसमें तो 0 हो गया। इस पे जब जा रहे हैं हम लोग D से A जा रहे हैं तो करंट उसका उल्टा आ रहा है, मतलब प्लस में I1 R1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या निकलेगा, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। ये पहली कहानी निकल गई। ठीक। जब गैल्वेनोमीटर रीडिंग कितनी थी, 0। अब इस वाले लूप में किरचॉफ लगा के देखता हूँ। इस वाले लूप में जब सेकेंड वाले लूप में लगाएंगे तो करंट डायरेक्शन इधर है और करंट डायरेक्शन इधर है। ठीक है। तो हम लोग लूप ले लेते हैं सेकेंड, इन लूप B C D D। तो B से C में रेजिस्टेंस है R4 और करंट है I4, तो I4 R4 हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस में। फिर हम लोग जाते हैं नीचे की ओर, तो प्लस में I3 R3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। इससे निकलेगा I3 R3 इक्वल्स टू I4 R4। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या निकलेगा, I1/I3 R1/R3 इज इक्वल्स टू I2/R2 अपॉन I4/R4। ठीक है। इस हिसाब से क्या निकलता है हम लोग का, अब ये दोनों तो इक्वल हैं, तो बच जाएगा R1/R3 इज इक्वल्स टू R2/R4। एक कहानी ये लिख सकते हैं, या इसी का साइड चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। दोनों कहानी इक्वली सही है। तो ये कंडीशन निकल गया कि जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो क्या हो सकता है।